नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं जीवन के एक और पहलू की ज्योतिष विवेचना। इस चर्चा में हम अपने उसी ग्रहण दोष से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ग्रहण दोष के बारे में अपनी पिछली चर्चा में हमने यह देखा था कि यह दोष तब बनता है जब चंद्र या सूर्य के साथ राहु या केतु में से कोई हो जाए, और इस प्रकार से बहुत सामान्य रूप से यह समझ सकते हैं कि कम से कम 4 प्रकार का यह होता है। उसमें से चंद्र और राहु के साथ बनने वाला चंद्र ग्रहण दोष मेरे अनुभव के हिसाब से सर्वाधिक कष्टकर या सबसे बुरा होता है, ऐसा मुझे लगता है। अब बात यह हुई कि अगर हम केवल एक किसी योग की चर्चा करने जा रहे हैं तो आखिर कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इस चर्चा में हमें और ज़्यादा विशद रूप से बातें करने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि क्या कभी आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो गुमसुम रहते हैं, उदास रहते हैं, जीवन निराशा से भरा रहता है, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, या अपनी माँ से उनकी जरा भी नहीं बनती। जरा भी नहीं बनने का मतलब हल्की नोक झोंक या गुस्सा रहना नहीं, मतलब वैमनस्य रहना, शत्रुता रहना। माँ का स्वास्थ्य अति दीन दशा में रहना, अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियां होना, या मानसिक रूप से विक्षिप्तता की तरफ बढ़ा हुआ व्यक्तित्व। या ऐसे व्यक्ति आपने देखे हैं जो षड्यंत्र कर रहे होते हैं। षड्यंत्र शरारत के लिए नहीं, आपराधिक उद्देश्यों के लिए। ऐसी दशाएं ग्रहण योग के बहुत सामान्य प्रभावों में से एक है। अब यह ग्रहण योग आपकी कुंडली में कहाँ बन रहा है, कहाँ कहने से मेरा मतलब है किस भाव में बन रहा है। यदि हम राशि की चर्चा न भी करें कि वहां कौन सी राशि स्थित है, केवल भाव की भी चर्चा करें तो भी भावों के अनुसार इसके फल बदल जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मैंने सामान्य फल बताए कि मन में बहुत उदासी रहती है, उथल पुथल रहती है, माँ से वैमनस्य रहता है, आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, ऐसा नहीं कि ये सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह उस भाव के विशेष जो है प्रभावों की तरफ इंगित करेंगे। अब उनमें से भी कुछ भाव ऐसे आएंगे जो कुछ भले होंगे कुंडली के हिसाब से, जैसे कि एक तीसरा भाव है जहां राहु अच्छा माना जाता है। अब अच्छा क्या माना जाता है, मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक तो नहीं, मतलब आक्रमणकारी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो कबीले के सरदारों और फिर बाद में उन सारे कबीलों को एक करके बना हुआ एक अधिपति था, जिसके पीछे बहुत बड़ी सेना एकत्र हो गई थी। चारागाहों में निवास करते थे और मतलब बंजारा जातियों से आते थे वो तो। लेकिन उसकी क्रूरता की चर्चा इतनी ज्यादा है कि इतिहास में एक अध्याय उसके नाम का सदैव बना करता है। चंगेज खान के बारे में एक बात कही गई कि एक बार क्या हुआ कि वो किसी बड़े आक्रमण से जीत कर लौट रहा था और बहुत प्रसन्न था। बहुत सारा माल असबाब उसने लूटा था, बहुत सारे मतलब नौकर चाकर, बंदियां वो लोग मतलब जीत कर अपने साथ ला रहे थे, और ऐसा सब कुछ था जिसकी वजह से कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। अब उस प्रसन्नता में क्या हुआ कि कहीं से लौटते समय एक जगह कोई एक महिला विलाप कर रही थी, उसके आसपास कोई नहीं था और मतलब बहुत ही दीन दशा में दिख रही थी। चंगेज खां चला गया उसके पास, उसने पूछा क्या हो गया, तो उस महिला ने करीब में एक कुएं की तरफ दिखाया। उसने कहा कि मेरा बच्चा इसमें गिर गया है और यहाँ कोई है ही नहीं, मैं किसी प्रकार से भी उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, और अगर नहीं निकाल पाई तो कुछ समय में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अब चंगेज खां एक क्रूर शासक प्रसन्न है, प्रसन्नता की दशा में उसने क्या किया कि बच्चे को अपनी जो है
जंजीरों और बर्छों को लटकाया नीचे और किसी प्रकार से उसमें वो बच्चे को फंसा लिया और ऊपर खींचा। तो खींचने में क्या हुआ कि उस बच्चे के अंग कट गए, शरीर खून से लथपथ हो गया, प्राण जाने की दशा बन गई उस बच्चे की, लेकिन डूबने की वजह से नहीं, शरीर में बहुत सारे घाव लग जाने की वजह से। क्यों? क्योंकि तीरों, बर्छों, तलवारों इत्यादि में बांधकर उसने बच्चे को खींचा। अपनी ओर से उसने बड़ा भला कार्य किया। उसने वो बच्चा उस मां को दिया और चेहरे पर बिल्कुल ही जैसे अनभिज्ञ व्यक्ति की तरह प्रसन्नता के साथ कहा कि लो अपना बच्चा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो उस मां के दिल पे क्या बीती होगी उस समय जब उसको इस प्रकार से अपना बालक मिल गया होगा कि पानी में शायद किसी प्रकार से वो बच भी सकता था या शायद कोई और मदद आ जाती। अब तो इतने घाव लग गए, इस प्रकार से इसका शरीर कट गया कि अब मैं इसको क्या ही बचाऊं और कहां लेकर जाऊं। तो अच्छा भाव होने पर भी राहु अगर उस दशा में है कि वहां ग्रहण योग बन गया है, तो हो सकता है कि कुछ परेशानी थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन आप ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिए कि ग्रहण योग के प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, दूसरे अन्य वैभवशाली योगों को रखने वाले व्यक्तियों जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी इसी प्रकार से यदि हम अन्य भावों को भी देखेंगे तो हर भाव में इसका कुछ प्रभाव अलग प्रकार से आपको प्रतीत होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। अगर हम लग्न भाव में इसकी चर्चा करें तो मुझे लगता है कि ग्रहण योग के सबसे बुरे प्रभावों में से एक प्रभाव लग्न योग से आता है, जहां व्यक्ति का मन ही उसके साथ नहीं होता, मन ही उसे निरुत्साहित करता है, मन ही उसे हारा हुआ प्रतीत कराता है यदि चंद्रमा की दशा क्षीण है। ऐसे व्यक्ति अति क्रोधी होते हैं, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है और अपना क्रोध वो व्यक्त किया करते हैं। और जब अति क्रोध की दशा में जाते हैं तो कुछ ऐसी योजनाएं, ऐसे षड्यंत्र करते हैं जो सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, मनोवैज्ञानिक अपराध की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यहां एक बात और सोचने की है। ग्रहण योग की चर्चा से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। चंद्रमा या अन्य किसी सौम्य ग्रह के लिए जब हम बलाबल की स्थिति देखते हैं कुंडली में, तो वो इस प्रकार से होती है कि अंश बल है कि नहीं, वह ग्रह मित्र ग्रही है क्या, उच्च राशि या नीच राशि का है क्या, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है क्या। और इसी प्रकार से जब हम राहु की बात करते हैं, राहु या केतु की बात करते हैं, तो अंश बल उनमें एक प्रमुखतम होता है कि यह है कितने अंशों पर। और चूंकि यह ग्रह बुरा ग्रह है तो अंश बल में भी इसकी चर्चा उसी प्रकार से नहीं होती जैसे किसी शुभ ग्रह की होती है। राहु और केतु के बारे में एक बात है कि ये सदैव वक्री ही चला करते हैं, मतलब जहां सारे अन्य ग्रह मेष राशि में आने के बाद वृष राशि में जाते हैं, तो राहु या केतु यदि मेष राशि में आते हैं तो जब अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो ये मीन राशि में चले जाते हैं। तो उस प्रकार से ये पीछे उल्टी दशा की ओर चल रहे होते हैं। तो अगर आप कायदे से देखें तो ये 30 अंश से की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये उल्टा होता है इनका गमन, और उसी प्रकार से इनका बलाबल हम देखते हैं कुंडली में। एक अन्य बात, चूंकि यह योग दो ग्रहों की वजह से बन रहा है तो इन दोनों ग्रहों की स्थितियां, अब आप कहेंगे स्थिति क्या, स्थिति तो दोनों एक साथ ही बैठने वाले हैं। हाँ, एक साथ बैठने वाले हैं, लेकिन जब आप कुंडली का विशद विश्लेषण करते हैं तो ग्रहों के अंश को देखते हैं कि वो कुंडली में कितने अंश पर स्थित है। और मान लीजिए कि चंद्रमा और राहु के बीच 5 अंश से कम का अंतर है, माना कि चंद्रमा 13 अंश का है और राहु 10 अंश का है, तो बड़ा कम अंतर है इनके बीच। ऐसी दशा में ग्रहण योग अपने सबसे बुरे प्रभावों को प्रदर्शित करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राहु और चंद्रमा के बीच 15 अंश से ज्यादा का अंतर हो। मेरे अपने अनुभव के हिसाब से तो 18 अंश से ज्यादा का अंतर। अगर
15 या 18 अंश से ज्यादा का अंतर है, मतलब एक राशि में स्थित होते हुए भी उनमें पर्याप्त दूरी है अंशों के हिसाब से, तो उस केस में ग्रहण योग उस प्रकार से अपना प्रभाव नहीं दिखाता है और बहुत ही प्रभावहीन ग्रहण योग होता है, जो कि आपकी कुंडली के लिए अच्छा है। कि बनने पर भी अगर कोई ग्रहण योग उस प्रकार का दुर्भाव न दिखाए, उस प्रकार का दुष्परिणाम न दे आपको, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रभाव होते हैं। अब लग्न में ही लीजिए, मान लीजिए कि चंद्रमा क्षण दशा में है और मान लीजिए कि राहु और चंद्रमा के बीच सामान्य अंतर है। सामान्य अंतर का मतलब 10 डिग्री के आसपास मान लीजिए, 10 से थोड़ा ज्यादा मान लीजिए। मतलब यह पूरी तरह से निर्बल ग्रहण योग भी नहीं है और पूरी तरह से प्रबल ग्रहण योग भी नहीं है, मतलब अपना प्रभाव देने वाला है। तो उस दशा में क्या होगा, चंद्रमा चूंकि क्षीण है तो यह व्यक्ति को निराशा दैन्य की तरफ धकेलेगा। और यदि मान लीजिए कि चंद्रमा प्रबल है और राहु अपनी थोड़ी क्षीण दशाओं में है, मतलब राहु अपने दुष्परिणाम दे रहा है, तो उस दशा में ऐसा व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों की तरफ बढ़ेगा। और अपराधी भी ऐसा जो कोई 3-13 की बातें नहीं जानता। यदि वह गुस्सा हुआ तो वहीं के वहीं वह अपराध करेगा, किसी से डर नहीं रहा है। वो अपनी बातें व्यक्त करने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है, उसे आगे के लिए भविष्य के बारे में नहीं सोचना है। वो क्रोधित है, उसके हाथ में कोई हथियार है, वो वहीं के वहीं अपराध कर देगा। मान लीजिए कि राहु भी उस प्रकार से दुष्प्रभाव न दे रहा हो, चंद्रमा भी उतना क्षीण न हो, तब ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र की तरफ बढ़ेगा। और षड्यंत्र किस प्रकार के, चूंकि लग्न में बैठा है तो एक बात तो यह कि ये व्यक्ति लग्न से बहुत मजबूत नहीं है, तो षड्यंत्रकारी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब लग्न में ग्रहण योग बनेगा और इस प्रकार से बलाबल रहेंगे राहु और चंद्रमा के। लेकिन पूरी जिंदगी के नष्ट भ्रष्ट होने की गारंटी यहां से दी जा सकती है अगर यहां पर चंद्र ग्रहण योग बन जाए और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई शुभ प्रभाव न पड़ता हो। कोई शुभ प्रभाव पड़ जाए, ग्रहण योग की उसमें कमी आ जाए, तो थोड़ा बहुत अंतर वह कुंडली विशेष के लिए जब चर्चा की जाएगी तो जरूर उन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन जिंदगी को सामान्य रूप से बीतते हुए मैंने नहीं देखा है यदि लग्न में ही किसी के चंद्र ग्रहण योग बनता हो। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। अब द्वितीय भाव किन चीजों को परिलक्षित करता है, या आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है, धन का भाव है। यहां बना हुआ चंद्र योग, चंद्र ग्रहण योग आपकी पैतृक संपत्ति, आपके धन से संबंधित दुष्प्रभाव आपको देगा। अब आइए ऐसी दशा लेते हैं जिसमें कि चंद्रमा क्षीण है, मन से आप दुर्बल हैं, इस ग्रहण योग का दुष्प्रभाव मिलेगा। इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आपकी पैतृक संपत्ति आपकी दुर्बलता की वजह से, आपकी निष्क्रियता की वजह से या आपके गलत निर्णयों की वजह से नष्ट हो जाएगी या कोई छीन लेगा। छीन लेने के ज्यादा चांसेस हैं जिससे कि आपके मन को ठेस पहुंचे और आप दुखी रहें उस बात से। दूसरा प्रभाव यह हो सकता है कि इसमें राहु अपना दुष्प्रभाव दिखाए और चंद्रमा उसको किसी प्रकार से कंट्रोल न कर पाए। तब क्या होगा कि आप अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत पजेसिव रहेंगे और यह कोशिश करेंगे कि यह सारा का सारा मैं ही ले लूं, अपने मतलब जिनका हक बनता है उनको भी न दूं, और ऐसी बातों की तरफ बढ़ के आप ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आप बहुत मुकदमेबाजी इत्यादि में फंसेंगे। और मुकदमेबाजी भी ऐसी नहीं कि केवल अब आपको कोर्ट जाना है, बातचीत करना है, यह मुकदमेबाजी रक्त रंजित होगी। अगर कहीं मंगल का दुष्प्रभाव शामिल हो गया ऐसी दशाओं में, तब तो निश्चित जान के चलिए कि गोली से फैसला नहीं होगा, कटार से होगा। जहां रक्त का रंग लाल शामिल हो इन घटनाओं में, जहां आपको स्वयं हाथ से वार करना पड़े, स्वयं अपनी शरीर पर वार झेलना पड़े, छुप छुपाकर दूर से, केवल आग्नेय अस्त्रों के प्रभाव से नहीं, रक्त बहाने के लिए धारदार हथियार आएंगे ऐसी दशाओं में। तो ग्रहण योग अब
जैसी बातें मैं इसके बारे में कर रहा हूँ, आप बहुत स्वाभाविक है कि आप डरेंगे। इससे डरना चाहिए, ग्रहण योग से डरना चाहिए। मैंने पहले भी अपनी चर्चा में कहा था, यदि ग्रहण योग बनता है, चंद्रमा से के दुष्प्रभाव वाला कोई भी योग बनता है, तो आपको अवश्य उपाय करना चाहिए। वो उपाय करने में आपका मन आपको साथ नहीं देगा, लेकिन कुछ उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। तीसरी दशा लेते हैं। तीसरा स्थान, जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, राहु के लिए अच्छा स्थान बन जाता है। यदि राहु के लिए अच्छा स्थान बन जाता है और यहां ग्रहण योग बन गया, तो निश्चित मान के चलिए पराक्रम में बिना नीति की चिंता किए हुए, बिना किसी ऐसी बात की चिंता किए हुए जिसके लिए लोग अच्छा या बुरा कहेंगे, मतलब सामाजिकता की चिंता किए बिना व्यक्ति ऐसे कृत्यों की तरफ बढ़ता है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो दुस्साहस की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे भाव में बैठे हुए ये ग्रह चूंकि आपके पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं, भाई बहनों को प्रभावित कर रहे हैं, तो या तो उनसे अलगाव दे देंगे कि अब आप भाई बहनों के साथ रहते ही नहीं हैं उनसे, या वो लोग आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं आपके कुकृत्यों की वजह से, या उनसे इस प्रकार के वैमनस्य से आपके हो जाएंगे कि जैसे कि महाभारत, मतलब जहां आप एक्टिवली लड़ाई झगड़े में शामिल होंगे। और अगर कहीं यहां चंद्रमा काफी छिड़ हुआ और राहु के दुष्प्रभाव से ज्यादा चंद्रमा का दुष्प्रभाव हुआ, तो उस दशा में होगा यह कि पराक्रम के प्रति आपका कोई कदम ही नहीं होगा, आप बिल्कुल ही नैराश्य में रहेंगे। चतुर्थ भाव को देखिए। चतुर्थ भाव स्वाभाविक रूप से काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर होता है, चंद्र कारक होता है चतुर्थ भाव में। अब अगर चंद्र कारक है वहां, तो इस चंद्र ग्रहण योग के कुछ कम प्रभाव वहां मिलते हैं, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक दशा है चंद्र ग्रहण योग की, क्योंकि यह माता का घर है, यह सुख का घर है। तो माता और सुख के साथ अपने वियोग को तुरंत देख लीजिए अपनी कुंडली में, यदि यह चतुर्थ भाव में बन रहा है। अब माता के साथ वियोग का कारण कभी तो यह होगा कि माता रहे ही ना, कभी तो यह होगा कि माता से बनती नहीं आपकी, माता ही आपके प्रति वैमनस्य रखे हुए है, और कभी यह होगा कि माता की हत्या कर दे ऐसा जातक, मातृहंता योग बन जाता है कुंडली में यदि चंद्रग्रहण योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। फिर वही चर्चाएं, राहु बली है या चंद्र बली है, कौन अपने दुष्प्रभावों को देने में अग्रणी साबित हो रहा है, उस हिसाब से इस ग्रह को, इस योग की व्याख्या की जानी चाहिए। अब आइए पंचम भाव में। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, आपके रहस्यों का भाव है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है, यहां से आप सोच विचार करते हैं, आपके विचारों का भाव है यहाँ। और एक अन्य बात कि यहां से बैठकर एकादश भाव पे दृष्टि पड़ती है ग्रहों की, तो धन, लाभ, आय को प्रभावित करने वाला भाव है। षड्यंत्र मुख्य रूप से व्याख्या का केंद्र बनेगा जब हम यह चर्चा करेंगे पंचम भाव के लिए। यहां बैठे हुए चंद्रमा और राहु एक काम तो पहले यह करते हैं कि विद्या से विमुख कर देते हैं ऐसे जातक को, उसकी शिक्षा दीक्षा हो नहीं पाती है, होती है तो बहुत टूटे फूटे ढंग से, किसी प्रकार से, और कोई बहुत लाभ देने वाली शिक्षा जनरली नहीं हो पाती है। मैं अन्य दूसरे ग्रहों के प्रभावों को फिलहाल के लिए अपनी इस व्याख्या में नहीं शामिल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ग्रहण योग के प्रभावों को हम विशेष रूप से अपनी चर्चा का केंद्र लेकर चल रहे हैं इस सत्र में।
लेकिन इतने से ही हमारी चर्चा पूर्ण नहीं हो जाएगी। हमें और भी समझना पड़ेगा कि पंचम भाव से अन्य क्या बातें ग्रह हमको दे सकता है अपने प्रभाव में। तो पंचम भाव आपके संतान का भी भाव है, संतान की शिक्षा का भी भाव है। तो यहां बना हुआ ग्रहण योग संतान को भी प्रभावित करता है। संतान होने में भी परेशानियां दे सकता है यह ग्रहण योग, यदि ये स्त्री जातक की कुंडली में बन जाए तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो पंचम भाव में बना हुआ ग्रहण योग भी बहुत ही प्रभावी होता है, दुष्प्रभावी होता है जातक के लिए। अब आते हैं खष्टम भाव पे। खष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो राहु या अशुभ ग्रहों के लिए अच्छा माना जाता है कि कुंडली में यदि राहु को बैठना ही है तो भाई खष्टम भाव में बैठ ले। खष्टम भाव में बैठकर ये राहु और चंद्रमा सीधी दृष्टि डाल देंगे आपके व्यय भाव पे, विदेश गमन के भाव पे। खष्टम भाव स्वयं रोग, ऋण और रिपु का भाव है। तो जब यह स्वयं रोग, ऋण और रिपु का भाव है तो उस दशा में यहां बना हुआ ग्रहण योग आपके शत्रुओं को प्रबलता, आपके स्वास्थ्य को निर्बलता देगा और ऋण के प्रति आपका झुकाव बढ़ाएगा यदि चंद्रमा क्षीण दशाओं में है। और चंद्रमा प्रबल होता, चंद्रमा प्रबल हो और राहु अपने दुष्प्रभाव देने में लगा हुआ हो तो व्यक्ति योजनाएं ही ऐसी बनाएगा कि मैं कहीं से ऋण ले लूं और किसी प्रकार से फिर उसको चुकाऊं ही नहीं। अब मान लीजिए कि इस खष्टम भाव में मिथुन राशि बन जाए और ग्रहण योग अपने पूरे दुष्प्रभाव न दे रहा हो, तब ऐसी दशाओं में व्यक्ति प्राप्त ऋण को ही अपना मुख्य स्रोत बना लेता है आय का। कोशिश यही रहती है कि हर कुछ समय के बाद एक ऋण लिया जाए, या तो उसकी माफी कराई जाए या उसको किसी प्रकार से चुकाया न जाए, या कुछ भी करके मतलब ऋण से मुझे लाभ ले लेना है। कभी ऐसी योजनाओं में जातक सफल होता है, कभी असफल होता है कुंडली की अन्य दशाओं के अनुसार, लेकिन दुष्प्रभाव तो ग्रहण योग के खष्टम योग से भी मिलेंगे ही आपको। अब मान लीजिए कि बड़े अंश बल का अंतर बहुत कम है चंद्रमा और राहु के बीच में, और चंद्रमा क्षीण भी है, क्योंकि अंश बल का मान लीजिए कि 12 डिग्री से नीचे ही बन गया, दोनों 12 डिग्री से नीचे हैं, चंद्रमा अपनी क्षीण दशाओं में है या कृष्ण पक्ष का है, और राहु भी जो है अंश बल से कम होने की वजह से ग्रहण योग अपनी दुष्प्रभावी स्थिति में चला गया है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, आपके शत्रु ऐसे प्रबल हो जाएंगे कि उनके षड्यंत्रों से आप परेशान रहेंगे। इस बात से सदैव भयभीत रहेंगे कि कहीं आते जाते मुझ पर कोई हमला न हो जाए। इस बात से भयभीत रहेंगे कि कहीं कोई षड्यंत्र बनाकर किसी झूठे केस इत्यादि में मुझे मेरा शत्रु फंसा न दे। आइए सप्तम भाव को देखते हैं। अब सप्तम भाव में जब चंद्र ग्रहण योग बनेगा, चंद्रमा की दृष्टि जो कि स्वयं बहुत ही परेशान है, उसकी दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, आपके मन पे पड़ेगी, तो आपके मन को ये यहाँ से भी उसी प्रकार से प्रभावित करेगा जैसे कि लग्न में बनने पर प्रभावित कर रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, सप्तम भाव में बना हुआ चंद्र ग्रहण योग आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। आपके किसी भी पार्टनरशिप को या किसी व्यापार में किसी पार्टनरशिप की तरफ आप बढ़ते हैं तो उसको तहस नहस कर देता है। आपकी विश्वसनीयता नहीं बनने देता है ऐसे संबंधों में जो पारस्परिक होते हैं, जो किसी एक या दो व्यक्ति या किसी ऐसे ग्रुप के साथ आप बना रहे होते हैं। सप्तम भाव में बना हुआ ग्रहण योग यदि चंद्रमा की क्षीण दशाओं में है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ ही किसी मुकदमे में उलझ जाता है। यदि राहु प्रबल और चंद्रमा मध्यम, मतलब न प्रबल न सबल, और राहु प्रबल, इसके अतिरिक्त कुंडली में एक दो और अन्य दुष्प्रभाव कहीं से शामिल हो जाएं जो इस भाव को भी प्रभावित कर रहे हों,
तो जीवन साथी के साथ क्रूरता या षड्यंत्र या धोखा शामिल हो जाएगा इस ग्रहण योग के प्रभाव में। व्यापार में साझेदारी से बचना चाहिए यदि ग्रहण योग सप्तम भाव में बनता हो। अष्टम भाव को देखिए। अष्टम भाव आपके गुप्त धन का भाव है, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। मृत्यु का भाव मैं इसको कहना पसंद नहीं करता हूं। अष्टम भाव में यदि यह बनता है तो अष्टम भाव से दृष्टि पड़ती है चंद्रमा की आपके धन भाव पर, और धन भाव पे चंद्रमा की दृष्टि मेरे अनुभव के हिसाब से अच्छी नहीं होती। अष्टम भाव में बना हुआ ग्रहण योग उस प्रकार से हार्मफुल नहीं होता जिस प्रकार से कि चतुर्थ भाव या पंचम भाव में था। क्यों? क्योंकि राहु एक ऐसे भाव में बैठ गए हैं जो किसी अशुभ घर के लिए ठीक ठाक माना जाता है कुंडली में। तो अष्टम भाव में यदि ग्रहण योग बनता है तो आप ये मान के चलिए कि किसी बुरे कर्म का प्रभाव तो आपको मिल रहा था, लेकिन उसके साथ कोई छोटा मोटा गलती से हुआ सत्कर्म भी था, तो ऐसी दशा उत्पन्न हुई कि चलो भाई ग्रहण योग तो बनेगा इस जातक कुंडली में, लेकिन चलो अष्टम भाव में बना दो। नवम भाव में बना हुआ ग्रहण योग आपके भाग्य पर ग्रहण लगा देता है। भाग्य पर ग्रहण क्यों लगा देता है? क्योंकि राहु जिसकी शत्रुता गुरु के साथ मानी जाती है, वह गुरु का नैसर्गिक स्थान है नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में। तो राहु यहां बैठकर इस भाव की वजह से होने वाले लाभ इत्यादि को बिल्कुल रोक देता है। और यहां बैठा हुआ चंद्रमा आप से ऐसे निर्णय कराता है जिसमें आप सदैव योजना में भाग्य का भी कुछ हिस्सेदारी जो है सोचेंगे। आपको सदैव ही लगेगा कि हाँ इतना तक तो मैं कर दूंगा, इसके आगे अगर भाग्य रहा तो यह हो जाएगा, जो कि योजना बनाने का एक गलत तरीका है। और एक अन्य चीज यहां बैठने से यह होती है राहु के कि ऐसे व्यक्ति धर्म में कोई आस्था नहीं रखते, पैराडॉक्स थिंकिंग होती है उनकी। मतलब जो स्थापित विश्वास हैं समाज के, उसको लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये अपनी थ्योरी आगे करते हैं। और भाग्य यदि दुर्बल साबित हुआ, यदि भाग्य स्थान का स्वामी किसी मजबूत दशा में नहीं है कुंडली में, तो यह ग्रहण योग दीनहीन बना के छोड़ देगा ऐसे जातक को। जो कुछ भी वह जातक करे, यदि वह प्राप्त हो जाए उसका बराबर फल या उसका आधा फल, तो बहुत सौभाग्य मान के चलिए। ऐसी दशाओं में भाग्य का साथ तो मिलना ही नहीं है, अपने किए हुए कर्म का प्रतिफल यदि प्राप्त हो जाए आधा, तो बड़ी बात। दशम भाव में बना हुआ ग्रहण योग सीधे सुख स्थान पर दृष्टि डाल रहा होता है चंद्रमा। चतुर्थ भाव में बने हुए ग्रहण योग के समान फल को देने वाला होता है, लेकिन कर्म ऐसे कराता है राहु के दशम भाव में बैठने की वजह से कि अपराध को जीवन के सामान्य कृत्यों से अलग नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में वो कार्य ही ऐसे चुनेंगे जिसमें कुछ न कुछ अपराध का भाव, किसी बड़े नेता इत्यादि के साथ बने रहने वाले ऐसे बाहुबली या ऐसे गुंडे के बारे में सोचिए। मतलब जो अपराध करने की वजह से ही उसकी महत्ता ही है। ऐसा तब होगा जब चंद्रमा मध्यम या सबल स्थिति में हो और राहु अपने दुष्प्रभावों को मजबूत स्थिति में होने की वजह से मानसिक दशाओं पर हावी कर दे। तो षड्यंत्र और क्रूरता, यह दोनों चीजें परिलक्षित होगी। क्रोध तो सामान्य लक्षण है ही ग्रहण योग का। अब एकादश भाव में बने हुए ग्रहण योग के बारे में सोचिए। किसी की आय पर ग्रहण लग जाए तो क्या होगा? छोटी हो बड़ी हो कुंडली की अन्य दशाओं के हिसाब से, लेकिन समय पर आती ही ना हो,
नियमित ही न हो, छीन के लेनी पड़े। और मनोदशा तो नैराश्य वाली है ही ग्रहण योग की वजह से। तो ऐसी दशा में यदि अंश बल से करीब हुए राहु और चंद्रमा, तो व्यक्ति दाने दाने को मोहताज, न पैसे न कौड़ी न उनके आने की उम्मीद, ऐसी दशाएं बनती हैं। और ऊपर से पंचम भाव पे दृष्टि चंद्रमा की, तो मन सदैव व्यथित, सदैव निराश बनाएगा, क्योंकि मलिन दृष्टि रहेगी चंद्रमा की राहु के साथ होने की वजह से। और एक अन्य बात, चंद्र ग्रहण योग के प्रभावों में से कुछ प्रभाव इस वजह से भी आते हैं क्योंकि जहां चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही होती है वहां केतु होता है। बहुत सामान्य सा गणितीय सूत्र है ज्योतिष का। राहु और केतु सदैव सामने, वहीं दृष्टि डालता है चंद्रमा राहु के साथ बैठकर अपनी मलिन दृष्टि केतु पर, तो निराशा और मानसिक व्यथा इसी वजह से सामान्य नियम है ग्रहण योग का। द्वादश भाव की बात करते हैं। द्वादश भाव व्यय का भाव है। आपने ज्योतिष की अन्य चर्चाओं में कभी कभी यह सुना होगा, शुक्र का बैठना बड़ा अच्छा हो जाता है। द्वादश भाव में शुक्र नैसर्गिक रूप से बड़े अच्छे माने जाते हैं। क्यों? शुक्र अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी बैठी व्यय भाव में, व्यय करा देगी। लेकिन शुक्र शुभ ग्रह है, यदि उन पे दूसरे दुष्प्रभाव न हो तो यहाँ बैठे हुए शुक्र आपसे वैभव और विलासिता पर खर्च कराते हैं। और आप जानते हैं कि वैभव और विलासिता पर किया गया खर्च सदैव आपको आनंद और जो है सांसारिक सुख उपलब्ध कराता है। अब दशा आई कि आखिर खर्च क्या कराएंगे शुक्र, तो शुक्र अगर व्यय भाव में बैठ जाते हैं तो खर्च कराने के लिए उपलब्ध भी वही करा देते हैं, बचने नहीं देंगे। बचेगा यदि तो वो किसी अन्य प्रभाव की वजह से। कुंडली में अन्य दशाओं, अन्य ग्रहों की क्या दशाएं हैं, अन्य योग कैसे बन रहे हैं, आपका धन योग कैसा है इत्यादि। लेकिन शुक्र वहां बैठे अच्छे हो जाते हैं। वहां बैठा हुआ राहु और वहां बैठा हुआ चंद्रमा धन का अपव्यय कराएंगे। अपव्यय ऐसा जो आपके लिए समाज में किसी न किसी प्रकार का अपयश लाएगा। दूसरे, विदेश से होने वाले नुकसान, घर बैठे होने वाले नुकसान दे सकते हैं चंद्रमा और राहु, यदि कुंडली में कोई ऐसा दूसरा ग्रह मजबूत हुआ जो आपको विदेश गमन की तरफ ले जा सके। तो विदेश में जाने पर जब लोगों के साथ अपराध होते हैं तो द्वादश भाव में बैठे हुए चंद्रमा और राहु अंश बल से बहुत ही करीब देखे गए हैं, जहां पर कि या तो विदेश में जाने पर उनका अपहरण हो जाए, विदेश में जाने पर उसके साथ कोई आपराधिक कृत्य हो जाए, लोग ऐसे ही किसी वजह से उससे नाराज होकर अचानक ही वहां की भीड़ मारना शुरू कर दिया आपको, जिसमें कि आप यह भी कह सकते हैं कि कोई रेशियल एंगल भी हो। वहां जाने पर आपके दस्तावेज किसी प्रकार से कोई छीन ले या हथिया ले, इत्यादि घटनाएं तब देखने में आती हैं जब ग्रहण योग द्वादश भाव में बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 12 भावों में बनने वाले ग्रहण योग की चर्चा हमने पूर्ण की। और ग्रहण योग के प्रति यदि आपके मन में कोई संशय है कि ग्रहण योग बनने पर भी इतना बुरा नहीं है, हाँ कुछ कुछ दशाएं जरूर मैंने भी बताई हैं, लेकिन यदि सामान्य नियम हम यह लें तो ग्रहण योग एक बुरा योग है, दुर्योग है, दुस्वप्न है। इसको दुरुस्त करने के लिए आपको जरूर कोई उपाय करना चाहिए, अन्यथा मन की व्यथा देने वाला दुर्योग आपको 24 घंटे किसी प्रेतात्मा की तरह से अपने बंधन में जकड़े रख सकता है। क्रोध और कड़वे वचन आपको अपने लोगों से दूर कर सकते हैं। ग्रहण योग पे हम और चर्चाएं भी करेंगे जरूर, क्योंकि कुछ दशाओं में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ग्रहण योग के भी लोग शुभ प्रभाव भी बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि बात गलत है, कुछ जगहों पर ऐसा उल्लेख आता भी है पुस्तकों में।
उन चीज़ों की चर्चा हम किसी अन्य बार करेंगे। आज अपनी चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि इस चर्चा में कुछ आपको उपयोगी लगा तो अवश्य इसे अपने मित्रों और बंधुओं के साथ साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।